Hello, students. Now we'll start the second part of this chapter of yours, globalization. Okay, so this part is very important because it is explaining the meaning of liberalization of foreign trade. So, whenever the globalization comes in your mind, you should be ready with the word liberalization. तो liberalization आपने पहले पढ़ा है, that is liberty. लिबर्टी टू डू समथिंग, लिबर्टी दैट इज़ अ फ्रीडम. तो फॉरेन ट्रेड में आपको पूरी तरह से लिबर्टी होनी चाहिए एंड यू शुड बी हैविंग द लिबर्टी इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्लियर? तो इसको समझने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है कि आपने पहले चाइनीज़ टॉयज़ पढ़ा था, चाइनीज़ टॉयज़ इन इंडिया, कि जिसमें आपने पढ़ा कि 70 to 80% चाइनीज़ टॉयज़ इंडियन मार्केट में आ चुके हैं और इंडियन मार्केट में इंडियन शॉप को ख़त्म कर चुके हैं. ओके, तो वाई दिस हैपन कि वो चाइनीज़ टॉय ऐसे हमारी कंट्री में कैसे आ गए और इंडियन मार्केट के हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको ख़त्म कर गए. तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर. तो आपने याद हमेशा रखना है, लिबरलाइजेशन का मतलब है एब्सेंस ऑफ ट्रेड बैरियर्स. लिबर्टी का मतलब है आपको सारी कंट्रीज को आज़ादी है, आप जिस कंट्री में जाके आराम से अपनी प्रोडक्शन करो, इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्शन अपने हिसाब से तैयार करवा के वापस लो और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा. वो कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होगा जिसके लिए कि आपको उसके लिए पे करने पड़े टैक्सेस. तो liberalization is the policy in which you can invest in any country of the world and there won't be any denial of access to the import and export regarding globalization. Okay? तो अगर चाइनीज़ टॉयज़ इंडिया में आए, उन पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो चाइनीज़ टॉयज़ का रेट बढ़ जाएगा और इंडियन टॉयज़ का कंपैरेटिव कम रहेगा. तो हमारे इंडियन लोग ज़्यादा इंडियन टॉयज़ खरीदेंगे, ना कि चाइनीज़ टॉय. तो ये इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उन्हें चाइनीज़ टॉय पे टैक्सेस लगाने हैं या नहीं लगाने. अगर तो वो टैक्सेस लगाते हैं इंडियन गवर्नमेंट, इसका मतलब है इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर लगा दिया. अगर ट्रेड बैरियर नहीं है, इसका मतलब चाइनीज़ टॉयज़ फ्री फ्लो इंडिया में आ सकते हैं और उन पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगाया जाएगा. क्लियर? तो आपने इसको ध्यान से समझना है, ट्रेड बैरियर एग्जैक्टली है क्या चीज़. कहती इंडियन गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस के बाद उसने क्या किया कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगा दिए. मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने फील किया कि फॉरेन कंट्री तो बहुत एडवांस है अपनी टेक्नोलॉजी में, तो वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है फॉरेन टेक्नोलॉजी की तो हम उनको इंपोर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी की, ना कि वो हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जैसे कि अब कर रही हैं. ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैरियर लगा दे कि आप हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट मत करो. ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उस टाइम हम आज़ाद हुए हैं और जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको टाइम चाहिए था अपने आप को परफेक्ट करने के लिए और कंपटीशन में उतरने के लिए. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को जो अच्छा खासा टाइम दिया कि आप अपने आप को पूरा कंपटीशन के तैयार रखो, क्योंकि इसके बाद हम फॉरेन कंट्री को इन्वेस्टमेंट के लिए खुलेआम उनको इनविटेशन देंगे और आपको अपने आप उसको तैयार रखना है कि आप उस कंपटीशन में खरे उतर पाओ. ओके, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट सिर्फ किया मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम. उन्होंने कभी भी इन्वेस्टमेंट करने को किसी को नहीं बोला, सिर्फ कुछ चीज़ों की इंपोर्ट करी. डन. लेकिन 1991 के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी में ट्रेड बैरियर्स को ओपन कर दिया. मतलब उन्होंने लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया. उन्होंने इंडियन प्रोड्यूसर्स को कहा कि अब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें. अगर उनका मटेरियल बेटर हुआ तो आपको कंपटीशन में उनके आगे मे बी लॉस हो सकता है, तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा तैयार कर लो कि आपका मटेरियल जो भी बना है प्रोडक्ट वो बेस्ट हो. ओके, तो 91 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इंडियन प्रोड्यूसर को कंपटीशन के लिए उतारना है वर्ल्ड में. इसीलिए कंपटीशन में उन्होंने क्या किया, डिसीजन ये लिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडियन मार्केट में अट्रैक्ट किया जाए, बुलाया जाए. तो हमने क्या किया, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया.
जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, ट्रेड बैरियर रिमूव करने का मतलब है हमने जो भी वो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में करेंगे उनमें टैक्सेस नहीं लगाएंगे। मतलब हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करना शुरू कर दिया आफ्टर 1991 के बाद, कि हमने अपने ट्रेड बैरियर्स को ओपन कर दिया। डन। तो ये मीनिंग लिबरलाइजेशन का मतलब है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। ये लिबर्टी है कि सारी कंट्रीज वर्ल्ड की किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सिंपल। अब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। तो जो भी मेंबर इस WTO के मेंबर हैं वो उन कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डन। अब आपने याद रखना है देयर शुड बी नो बैरियर्स, ट्रेड बिटवीन कंट्री शुड बी फ्री। डन। तो WTO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना, फ्री करना और कोई टैक्सेस ना लगने देना। तो जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके इनिशिएटिव से WTO को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें आपके 149 कंट्रीज मेंबर्स हैं। ओके, जो कि 2006 के अकॉर्डिंग ये डेटाज हैं। डन। तो आपने ये चीज़ एक याद रखनी है कि WTO में क्या है, फ्री फॉर ऑल तो है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपनी कंट्री में ट्रेड बैरियर को मेंटेन करके रखते हैं, और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया कंट्री से कहती हैं कि अपने ट्रेड बैरियर रिमूव कर दो। मतलब वो कंट्रीज तो हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए आ सकती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ सकती हैं, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, उनकी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट ना करे। इसलिए उन्होंने अपने ट्रेड बैरियर हमेशा के लिए मेंटेन रखती हैं वो। ओके, तो दिस इज नॉट अ फेयर पॉलिसी, बट व्हाट वी कैन डू एज वी आर द डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे आर द डेवलप्ड। तो अब उन्होंने एक डिबेट दी है ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जो कि अक्सर होती हैं डेवलप कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में। दे हैव गिवन द एग्जांपल कि US में जो GDP है एग्रीकल्चर में वो सिर्फ 1% है। मतलब एग्रीकल्चर से जो GDP बनती है उनकी सिर्फ 1% है। ओके, और उनकी एम्प्लॉयमेंट कितनी है, 0.5% ओनली। अब हमारे में देखो, हमारे में 60% पीपल आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, ड्रास्टिक देखो क्या कंपैरिजन बता रही हैं। US जैसी कंट्री में GDP जो आ रही है एग्रीकल्चर सिर्फ 1% है और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 0.5% है। और US की जो टेक्नोलॉजी है, ऑलरेडी सारा जो काम एग्रीकल्चर में चलता है वो मशीनरी के थ्रू चलता है, इसलिए वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। तो US की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी पैसा खर्च करती है अपने एग्रीकल्चर पे। ओके, उनको स्पॉन्सर करती है। ड्यू टू द मैसिव मनी दैट दे रिसीव, US फार्मर्स कैन सेल द फार्म प्रोडक्ट्स एट द एबनॉर्मली लो प्राइस। क्योंकि US फार्मर को काफ़ी पैसा मिल जाता है, इसलिए वो अपना प्रोडक्ट बड़े चीपर रेट पे दूसरी कंट्री में जाके बेच देता है। अगर हमारी कंट्री में बात करें तो हमारी कंट्री में क्योंकि फार्मर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, उसके जो प्रोडक्ट का रेट है वो हमेशा हाई रहता है। और US जैसी कंट्री जो डेवलप कंट्रीज़ है उनके क्योंकि जो किसान वगैरह है वो बहुत खुशहाल, बहुत प्रॉस्पर्स है, तो अपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण, क्योंकि हर काम उनका मशीन से होता है, तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं अक्सर वो चीपर रहते हैं। तो इससे इंडिया जैसी कंट्री में वो क्या करते हैं, बड़े चीपर रेट में अपनी क्रॉप्स को बेच देते हैं, इसलिए वहाँ पे इंडियन जो फार्मर है वो उसका कंपटीशन में उनकी बराबरी नहीं कर पाता है। तो दिस इज द लॉस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन मार्केट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। तो ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे दैट मे बी ऑफ 5 मार्क्स ईच। गॉट इट। ये नहीं कि यहाँ पे जो लिखे हैं आपने सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलना है, आपको इनको 5 कम से कम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और 5 ही आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन के पता होने चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात अभी कभी हमने ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट की करनी है, उसका फ़ायदा हुआ है टू द बिग प्रोड्यूसर्स एंड टू द कंज्यूमर्स। ये बात हमेशा याद रखनी है। ओके, तो नाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस आंसर।
तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, दैट इज एडवांटेजेस टू द कंज्यूमर्स। चाहे आप फॉरेन प्रोड्यूसर हो चाहे आप लोकल प्रोड्यूसर हो, तो उसका सबसे फायदा किसको हुआ है? कंज्यूमर्स को। And particularly the well-off section of urban area, because you can get multi brands within nominal cost and on the competitive price। अगर आप मार्केट में देखोगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करना है। द ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर, नाउ दे हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी, लोअर प्राइजेस ऑफ द सेवर प्रोडक्ट। अब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बढ़ चुका है, दैट इज टू द अर्बन एरियाज में वेल ऑफ सेक्शंस का। ये सबसे फर्स्ट रीजन आ गया। ओके, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। फर्स्ट, MNCs have increased their investment in India over the past 15 years, which means investing in India has been beneficial for them। अब जो MNC की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है डिफरेंट कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। दैट कैन बी द सेकेंड इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो नाउ यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑल्सो इन द थर्ड रीजन, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पॉइंट्स के MNC काफ़ी कंपनीज इन इंडस्ट्री में अपना इंटरेस्ट दिखा रही है, जैसे कि सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, बैंकिंग अर्बन एरिया में काफ़ी अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। तो दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। वेल ऑफ का मतलब होता है रिच पीपल। ओके, वेल ऑफ बायर्स, दे आर हैविंग दीज ऑल द फैसिलिटीज एंड local companies supplying raw material to these industries। You can give the, this is another reason कि जो लोकल कंपनीज है विद इन अ कंट्री वो काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको आउटसोर्सिंग का मतलब बोला था, थर्ड क्या कि MNCs कंट्रोल करती हैं लोकल कंपनीज को। तो जो आपके लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर, वो बड़ी बड़ी MNCs कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट रीजन कैन बी हेयर कि some of the top Indian companies, they have benefit to increase the competition with the foreign MNCs, क्योंकि they have invested new technology, production method and standard has also increased। तो इसमें आप कह सकते हो कि इंडियन कंपनीज को काफ़ी सारी फॉरेन कंपनी की टेक्नोलॉजी मिल चुकी है और बड़ा अच्छा पैसा कमा रही हैं दीज इंडियन कंपनीज। ओके, अब नेक्स्ट रीज़न आपने देना है, ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत सारी इंडियन कंपनीज अब MNCs बन चुकी हैं। ये आपने बहुत अच्छे से ये वाले पैराग्राफ को पढ़ना है। यू कैन बी आस्क्ड नेम सम MNCs of Indian base that of India that has become the MNCs। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस: टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रनपैक्सी, एशियन पेंट। और साथ में आपको पता होना टाटा मोटर किस चीज़ के रिगार्डिंग प्रोडक्शन करता है। ओके, इन्फोसिस IT, रनबैक्सी मेडिसिस, एशियन पेंट, सुंदरम फास्टनर्स, नट एंड बोल्ट्स एक्सेट्रा। दीज आर इंडियन कंपनीज जो कि अब MNCs बन चुकी हैं। गॉट इट? सो नेक्स्ट आपका बेनिफिट है ग्लोबलाइजेशन के कारण, इट क्रिएटेड अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलर IT सेक्टर। IT सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है बिकॉज दैट इज थ्रू द ग्लोबलाइजेशन। अब इंडियन कंपनी जो मैगजीन प्रोड्यूस कर रही है लंदन के लिए, वो एक एग्जांपल है IT की। ओके, इसके अलावा जो आपकी ITs हैं काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। दैट इज़ द डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, इंजीनियरिंग। सो मैनी different functions are done cheaply in Indian like countries because of the globalization। अब आपका आ गया जी negative points of the globalization। Yes, number 1 is here, large number of small producers and workers has posed a major challenge। तो इसको आपने explain करना है different points में। Yes, तो you can start from here। बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर, तो ये सारों को एक एग्जाम्पल है जो कि स्मॉल मैन्युफैक्चर थे और इनका ऑलमोस्ट काम बंद हो गया। ये कंपटीशन में ना उतर पाए जिसके कारण काफ़ी सारी इनकी यूनिट बंद हो गई और काफ़ी सारे वर्कर्स जॉबलेस हो गए। तो आपको इसको पॉइंट में कर सकते हो, सो मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स देयर वर्क वॉज नो मोर एंड दे हैव टू क्लोज देयर services and many workers became
jobless. That can give in the next point. And the small industries in India employ the largest number of workers. 20 million जो थे एग्रीकल्चर के बाद, जो दूसरा सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रीज का, उसमें काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए. ओके, तो नेक्स्ट इसके पॉइंट हम आगे चलते हैं. यस, थर्ड पॉइंट इज हियर. Globalization, the pressure of competition have substantially changed the life of workers. Workers face the growing competition. Most employers these days prefer employees workers flexibly. मतलब फ्लेक्सिबली का मतलब है कि जब दिल किया वर्कर्स को एम्प्लॉय करो, जब दिल किया उसको निकाल दो. इसको आपने बोलना है फ्लेक्सिबिलिटी लॉस. Earlier, the workers were employed for the permanent basis, but now, as the globalization is there, the workers can be hired, can be just removed from the job anytime. So this facility is given to the foreign investors कि उनको सारा साल या पूरा टाइम वर्कर्स को एम्प्लॉय करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो दैट इज़ बैड फॉर द वर्कर्स दोज आर एम्प्लॉयड, और उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है. ओके, so these are the negative points of the globalization, and you can also give the example in the next 4-5 points. That is, they have given कि Ravi is a person who took the loan in 1982 to start a business of the capacitors. तो कैपेसिटर्स का काम उसका शुरू में बड़ा अच्छा चला. उसने अपने अंडर 20 वर्कर्स रख लिए और उसका काम बहुत अच्छे से चलना शुरू हो गया. ये 1982 की बात है. लेकिन उसके बाद जैसे आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स ओपन कर दिए, लिबरलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया. तब WTO के 2001 के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तो बाहर से कैपेसिटर्स को इंपोर्ट करने जाना शुरू हो गया. जो उसके मेन क्लाइंट थे टेलीविज़न कंपनी वगैरह ने, उन्होंने कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, MNC से परचेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो MNC उनको बड़े चीपर रेट पे कैपेसिटर्स प्रोवाइड कर रहे थे. तो देखते देखते रवि का काम ऑलमोस्ट बंद की तरह हो गया, क्योंकि उससे उन्होंने कैपेसिटर्स लेने बंद कर दिए थे क्योंकि उनको वो महंगे दे रहा था. तो दिस इज एग्जाम्पल दे हैव गिवन. यू कैन ऑल्सो गिव दैम इन द डिफरेंट पॉइंट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, कि रवि जैसे काफ़ी स्मॉल प्रोड्यूसर्स का काम काफ़ी हद तक बंद हो गया. ओके, एंड द नेक्स्ट रीज़न कैन बी गिवन ओवर हियर. एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी है कि एक 35 ईयर ओल्ड की सुशीला थी, जो कि एक ऑर्गेनाइज वर्कर थी, बड़े अच्छे से काम कर रही थी एज अ परमानेंट वर्कर. लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, उसकी जो इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री बंद हो गई, तो उसको निकाल दिया गया. शी वॉज नाउ अनएम्प्लॉयड. तो उसने एक सर्च जॉब करी 6 मंथ्स के बाद, जो कि उसको 30 किलोमीटर अवे थी और उसको डेली वहाँ पे जाने में काफ़ी टाइम लगता था. एंड इट वाज अ टेम्परेरी वर्कर था और उसकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम थी, और उसको मॉर्निंग में जाके 7:30 से लेकर 10 PM घर आना पड़ता था, और उसकी वेजेस भी बहुत ज़्यादा कम थी. तो ये सारे फैक्टर्स आपको बता रहे हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो कि हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी किया था. वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपने वर्कर्स की कंडीशंस बतानी है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. Organized sector, that is always having a permanent job, and the payment is given overtime and fixed working hours, fixed salary. That is with organized. और unorganized में एकदम आपने opposite कर देना है. Temporary job, no fixed salary, no overtime, no PF, and no medical facility, no paid leaves are there. तो ऑलवेज रिमेंबर, ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में उन्होंने डिफरेंस बताया है. क्लियर? हाँ जी. तो द नेक्स्ट इज हियर, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स हैज़ बिकम सो हार्ड एंड दे हैव टू क्लोज देयर यूनिट्स. दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. तो हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं, तो ये तो टॉलरेट करने पड़ेंगे. जो नहीं अपने आप को कंपटीशन में कर पाते प्रॉपर, उनके साथ कंपटीशन में, उनको अपनी एंटरप्राइजेस को बंद करना पड़ता है. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन. इसका मतलब है
कि डेवलपिंग कंट्री जो इंडिया जैसी हैं उनको अभी भी ग्लोबलाइजेशन में वो फेयर चांस नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने ट्रेड बैरियर्स तो मेंटेन करके रखती हैं अपनी कंट्री में, लेकिन ये एक्सपेक्ट करती हैं इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री कोई ट्रेड बैरियर उनके लिए ना रखे और उनको फ्री फ्लो ट्रेड करने दी। तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मे बी इंडिया को भी अपने ट्रेड बैरियर स्टार्ट कर लेने चाहिए, वो क्यों इनको अलाउ करती है डेवलप कंट्रीज को अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आपके लिए ये इसका रीज़न है कि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री अभी डेवलप कर रही हैं, उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, इसलिए वो इनको नहीं रोक सकती, बल्कि वो तो इनको प्रोड्यूसर्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है हमारी कंट्री में, उनको नहीं ज़रूरत, वो तो ऑलरेडी डेवलप है। तो इसलिए इंडियन जैसी कंट्री फेयर ग्लोबलाइजेशन की मांग करती हैं। तो योर आंसर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर कि गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग इट पॉसिबल, दैट इज फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो its policies must protect the interest of not only the rich people and powerful, but the people, all the people in country. That what I told you कि ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअली में जो इफेक्ट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, वो रिच प्रोड्यूसर्स को हुआ है। तो वही वो चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि रिच जो पावरफुल लोगों को ही इसका फ़ायदा ना हो, बल्कि एवरी पीपल, ऑल द पीपल शुड गेट द बेनिफिट ऑफ दैट। ओके तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट्स। तो गवर्नमेंट को ये देखना है कि जो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी लेबर लॉज की दी है उसको प्रॉपरली उन्होंने मैनेज करना है, ना कि उनको वर्कर्स को निकालने का मौका मिले। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इट कैन ऑल्सो सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से निभा पाएँ और कंपटीशन के लिए रेडी हो पाएँ। ओके तो गवर्नमेंट को अगर लगे तो उनको ट्रेड बैरियर्स भी मेंटेन करने चाहिए जब उनको लगे, ये नहीं कि हाँ उनको अपना डेवलपमेंट ही देखने, बल्कि उनको अपने लोगों का बेनिफिट भी देखना है। तो इट कैन नेगोशिएट विद WTO फॉर फेयर रूल। तो WTO के साथ ये बातचीत करके भी फेयर रूल को अप्लाई कर सकती है। और नेक्स्ट रीज़न इसका है कि इट कैन ऑल्सो अलाइन अदर डेवलपिंग कंट्री, वो अपने साथ दूसरी डेवलपिंग कंट्री को साथ मिलाए और सारी कंट्री मिलके डेवलप कंट्री को कन्विंस करे कि थोड़ा फेयर अपना बिहेवियर रखें टू द ग्लोबलाइजेशन। आई थिंक सेज इज लेफ्ट। हाँ एक आपका टॉपिक यहाँ पे रह गया था, यस, स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। कि जैसे मैंने कहा कि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करो। उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने SEZ एरियाज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? So SEZ are the world having the world class facilities, electricity, water, roads, transport, storage, recreation and education facilities are given to the investors. तो जिन कंपनीज को ये सारी फैसिलिटीज़ एप्लीकेबल लगती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, वो इंडिया में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके तो सेकंड बेनिफिट क्या मिलता है इन्वेस्टर्स को? फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। जैसे मैंने पहले बताया था कि अब ये कंपनीज क्या करती हैं, लेबर्स को जब दिल किया उनको अपॉइंट किया और जब उनकी ज़रूरत नहीं है उनको जॉब से निकाल देती हैं। तो दिस बेनिफिट इज़ गिवन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ that is the developed countries. So that is how they are willing to come to the India. So now we are ready to invest. That's what they are saying कि अगर हमें अच्छा खासा आप रिलैक्सेशन देते हो, जैसे कि आपने पढ़ा कि टैक्सेस में भी उनको 5 ईयर के लिए इनिशियली टैक्सेस मना कर देते कि आपसे टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज़ वाई दे आर कमिंग टू इन्वेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर कंट्री। So this is all about the globalization. This is very easy and very, very important topic. So just read it thoroughly. Only then you will get the exact meaning of this.